हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल देसी घोस्ट स्टोरीज में, जहां आपको मिलती हैं वो डरावनी और अजीब कहानियां जो शायद आपको कहीं और कभी सुनने को ना मिले। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट कालदेव। दोस्तों, आज की कहानी एक साधारण कहानी नहीं है। ये कहानी इतनी खौफनाक है कि सुनकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। सोचिए, एक तरफ तांत्रिक की शक्ति और दूसरी तरफ शमशान का डरावना मसान, दोनों आमने सामने। लेकिन जब मसान का कहर हावी हो जाए तो तांत्रिक की विद्या भी बेबस नजर आती है। और यहीं से शुरू होता है खौफ का वो सिलसिला जहां सिर्फ तांत्रिक ही नहीं बल्कि उसका पूरा खानदान बन जाता है मसान की छाया का शिकार। तो संभल जाइए, क्योंकि आज की दास्तान आपके दिल और दिमाग को हिला कर रख देगी। चलिए शुरू करते हैं। साल 1965, रामपुर गांव, उत्तर प्रदेश। 1965 का दौर था। देश की सीमाओं पर जंग की गूंज सुनाई दे रही थी। अखबारों में रोज गोलीबारी और जवानों के शौर्य की खबरें छप रही थीं। लेकिन उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव रामपुर में उस रात का माहौल कुछ अलग था। गांव की पगडंडियों पर हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। आम के बगीचों से पत्तों की सरसराहट आती थी। मिट्टी में बसी गाय के गोबर की गंध और कहीं कहीं से उठते धुएं की महक मिलकर गांव की पहचान बना रहे थे। दूर मंदिर से आती शंख घंटी की आवाजें रात की खामोशी को तोड़ रही थीं। गांव के बीचों बीच खड़ा था ठाकुर विक्रम सिंह का बड़ा घर। लाल ईंटों से बनी ऊंची दीवारें, भारी भरकम लकड़ी का फाटक और आंगन में लगी पीतल की बड़ी बड़ी दिएं, सब कुछ हवेली को बाकी घरों से अलग दिखा रहा था। उस दिन हवेली में असामान्य हलचल थी, क्योंकि ठाकुर विक्रम सिंह का इकलौता बेटा करण 5 साल बाद गांव लौटा था। डॉक्टर की पढ़ाई के लिए शहर गया था और अब लौटा तो पूरा घर रोशनी और चहल पहल से भर गया। आंगन में लटके रंग बिरंगे कागजी झालरों के बीच दियों की टिमटिमाती लौ रात को और भी जीवंत बना रही थी। ढोलक और मंजीरे की थाप गूंज रही थी। गांव के लोग, बच्चे और औरतें सब हवेली में उमड़ पड़े थे। ठाकुर विक्रम सिंह सफेद धोती कुर्ते में, बड़ी मूंछों और माथे पर तिलक लगाए सीधे दरवाजे पर खड़े होकर मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। चेहरे पर गर्व साफ झलक रहा था। मेरा करण पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया, वो हर आने वाले से यही कहते और सीना चौड़ा करके बेटे की तरफ देखते। करण, जो अभी अभी अपने शहर के कपड़े बदलकर साधारण कुर्ता पैजामा पहन चुका था, मुस्कुराकर सबको नमस्ते करता जा रहा था। आंखों में चमक थी, पर चेहरे पर हल्की थकान भी, जैसे शहर की पढ़ाई और 5 साल की दूरी ने उसके चेहरे पर कुछ अनकहे बोझ छोड़ दिए हों। हवेली के भीतर माँ लक्ष्मी बेटे के आने की खुशी में संभल ही नहीं रही थीं। आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वो बार बार बेटे के माथे को चूम लेती, कभी गले लगा लेती। 5 बरस बाद देख रही हूँ तुझे बेटा, उनकी आवाज़ रुंध जाती। करण हल्की हंसी में कहता, अरे माँ, अब तो आ गया हूँ, अब तो रोज पास ही रहूँगा। लक्ष्मी ने बेटे की कलाई पकड़ी और उसे कमरे से बाहर खींच लाई। आओ देखो, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। गांव वालों ने आंगन में लंबा चौड़ा भोज सजाया था। पत्तल में गरम गरम पूरी, आलू की सब्जी, खीर और गुड़ की गंध हर तरफ फैल रही थी। लालटेन की रोशनी में सबके चेहरे चमक रहे थे। बच्चे इधर उधर भाग रहे थे, औरतें आपस में गुनगुना रही थीं, बूढ़े आदमी बैठकर चिलम सुलगा रहे थे। ठाकुर की हवेली आज जश्न के रंग में डूबी थी। ढोलक की थाप तेज हुई और अचानक कुछ नौजवानों ने नाचना शुरू कर दिया। गांव के लोग ताली बजाकर हंसी ठिठोली करने लगे। लक्ष्मी ने खुद अपने हाथों से बेटे को मिठाई खिलाई। करण चारों ओर देखकर मुस्कुराया, लेकिन उसकी नज़र बार बार किसी अनदेखे को ढूंढ रही थी, जैसे वह भीड़ के बीच किसी और उपस्थिति को महसूस कर रहा हो। रात गहराने लगी थी। जश्न अपने चरम पर पहुंच चुका था। दियों की लौ अब और भी पीली गाढ़ी चमक रही थी। हवा में नाचती परछाइयां कभी बड़ी होती, कभी सिकुड़ जाती।
और तभी करण की नजर हवेली से थोड़ी दूर एक पेड़ पर पड़ी। उस पेड़ की शाखाएं पूरी तरह काली थीं। उस पर बस काले कौवे और उल्लू बैठे थे। वे अजीब अजीब आवाजें कर रहे थे, जैसे किसी काली शक्ति से जुड़े हों। कोई भी वहां अकेले जाना पसंद नहीं करता था। एक पल के लिए करण को लगा जैसे वहां कोई खड़ा है, काले कपड़े में लिपटी छाया जैसी कोई आकृति जो एकटक उसी को देख रही थी। उसने पलक झपकाई। अगले ही पल वो छाया पेड़ में समा गई। करण ने सांस खींची। हथेलियां हल्की ठंडी पड़ गईं। उसने सिर झटका और फिर से मुस्कुराकर सबके बीच लौट आया। लेकिन उसके दिल में पहली बार एक हल्का अजीब डर घर कर चुका था। सुबह का सूरज गांव के ऊपर सुनहरी किरणें बिखेर रहा था। रामपुर का आकाश उस दिन कुछ साफ था, पर हवा में अब भी एक अनजानी ठंडक थी। गांव के बच्चे तालाब के पास खेल रहे थे और औरतें घड़ों में पानी भरकर लौट रही थीं। लेकिन हवेली के भीतर करण बेचैन था। पिछली रात की झलक, वो काले कपड़ों में लिपटी परछाई उसके मन में बार बार उभर रही थी। वो इसे तर्क से समझाने की कोशिश करता। थकान रही होगी, आंखों का धोखा था, पर दिल मानने को तैयार नहीं था। इस बेचैनी को दूर करने के लिए उसने सोचा गांव को करीब से देखा जाए। ठाकुर का बेटा 5 साल बाद लौटा था और गांव के हर कोने को देखने का मन भी उसी उत्सुकता से भरा हुआ था। उसने अपने नौकर रामू को आवाज लगाई। रामू पतला दुबला सांवला लड़का, जिसकी आंखों में हमेशा डर और संकोच झलकता था, तुरंत हाजिर हो गया। चल रामू, आज गांव दिखा मुझे, करण ने उत्साह से कहा। रामू ने हल्की हिचकिचाहट के साथ सिर हिलाया। जी छोटे ठाकुर। गांव की पगडंडियां सुबह की धूप में नहा रही थीं। चारों ओर खेतों में हरी हरी फसल लहरा रही थी। भैंसों की घंटियां बज रही थीं और चिड़ियों की चहचहाट हवा में घुली हुई थी। करण बार बार रुककर गांव की सरलता को निहारता। शहर से कहीं ज्यादा सुकून है यहाँ। रामू बस धीरे धीरे उसके पीछे चलता रहा। कुछ देर चलते चलते पगडंडी अचानक मोड़ लेकर एक बहुत पुराने विशाल पेड़ तक जा पहुंची। वही पेड़ जो रात को उसने देखा था। लेकिन करण सोच में पड़ गया। ये कैसे हो सकता है? ये पेड़ तो बहुत दूर है, तो फिर मुझे कल रात ये हवेली के पास कैसे लगा? चलो जाने दो। फिर करण उस पेड़ को देखने लगा। पेड़ इतना बड़ा था कि उसकी जड़ों ने जमीन को फाड़ कर बाहर निकलना शुरू कर दिया था। टहनियां इतनी फैली थीं कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से अंदर आ पा रही थी। पेड़ के पास पहुंचते ही वातावरण अजीब ढंग से बदल गया। चारों ओर जैसे सन्नाटा खिंचाया। हवा ठंडी और भारी हो गई। पास ही कुछ सूखी पत्तियां अचानक सरसराने लगी, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें छेड़ा हो। करण ने गहरी सांस ली। अरे वाह, यहाँ तो बड़ा सुकून है, ठंडी हवा भी। लेकिन रामू के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। छोटे ठाकुर, इधर मत आइए, ये जगह अभिशप्त है। उसकी आवाज कांप रही थी। करण ने पलटकर हंसी में पूछा, अभिशप्त? क्यों भाई, क्या भूत प्रेत रहते हैं यहाँ? रामू ने चारों ओर देखा, फिर धीमी आवाज में बोला, हाँ छोटे ठाकुर, ये पेड़ गांव में मसाना का राज कहलाता है। लोग कहते हैं रात को यहाँ मुर्दों की छायाएं घूमती हैं, मंत्रोच्चारण सुनाई देता है। जिसने भी इसे हल्के में लिया उसके साथ बुरा हुआ है। करण हंस पड़ा। उसकी हंसी में शहर से लौटी हुई अकड़ साफ झलक रही थी। अरे रामू, ये सब दकियानूसी बातें हैं। मैंने बड़े बड़े अस्पतालों में पढ़ाई की है, कितने शव देखे हैं। भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। रामू ने घबराकर हाथ जोड़ दिए। नहीं छोटे ठाकुर, कसम से कहता हूं, ये जगह ठीक नहीं, चलिए यहां से। करण का चेहरा शरारती हो गया। वो पेड़ के और पास चला गया। हवा अचानक और ठंडी हो गई, इतनी कि उसके गाल सुन्न पड़ने लगे, जैसे पेड़ की जड़ों के नीचे से कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। रामू ने जोर से पुकारा, छोटे ठाकुर मत जाइए, पाप हो जाएगा। लेकिन करण वहीं रुक गया और हंसते हुए उसने पेड़ के तने की तरफ मुंह किया और वहीं पेशाब कर दिया। धार की आवाज सन्नाटे को और गहरा बना रही थी। रामू के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। उसका गला सूख गया। उसने मुंह फेर लिया, पर होंठ बुदबुदाते रहे, हे भोलेनाथ, हमें माफ करना, हमें माफ करना। जैसे ही करण पीछे मोड़ा, अचानक उसके कानों में एक अजीब फुसफुसाहट गूंजी, जैसे किसी ने बहुत पास से कहा हो, गलती
बहुत बड़ी गलती। करण चौंका। उसने पीछे देखा। पेड़ बिल्कुल वैसा ही खड़ा था। सन्नाटा और गहरा हो गया। रामू ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। चलो छोटे ठाकुर, बस यहाँ से अभी के अभी चलते हैं। करण ने मुस्कुराकर उसे धक्का दिया। अरे पागल, ये सब तुम्हारे दिमाग के खेल हैं। रामू की आंखें आंसुओं से भर आईं। उसने कांपते हुए हाथ जोड़े और फुसफुसाया, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा, कसम खाता हूँ। करण उसकी घबराहट देखकर हंस पड़ा, लेकिन उसके भीतर कहीं न कहीं वो फुसफुसाहट अब भी गूंज रही थी और पेड़ की छाया जैसे अब भी उसे देख रही थी। रात गहरी हो चुकी थी। गांव के हर घर के दिए बुझ चुके थे। बस कहीं कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुनाई दे रही थी। ठाकुर की हवेली, जो दिन में रोशनी और जश्न से भरी रहती थी, अब काली छाया की तरह खामोश खड़ी थी। करण अपने कमरे में अकेला लेटा था। पुरानी खपरेल की छत पर हवा के थपेड़े कभी कभी सीटी जैसी आवाज निकालते। दीवार पर टिमटिमाती लालटेन की लौ कमरे में अजीब परछाइयां बना रही थी। उसकी आंख लगने ही वाली थी कि अचानक टप टप टप। पहले तो लगा शायद छत से पानी टपक रहा है, लेकिन मौसम बिल्कुल साफ था। आंखें खोलते ही उसने महसूस किया कुछ गाढ़ा सा तरल उसके बिस्तर के पास जमीन पर गिर रहा था। धीरे धीरे, छप छप छप। वह आधा उठ बैठा। लालटेन की हल्की रोशनी में उसने देखा जमीन पर छोटे छोटे गहरे धब्बे फैल रहे थे। कुछ ऐसा जैसे काला चिपचिपा पानी टपक रहा हो। करण का गला सूख गया। उसने कांपते हुए ऊपर देखा। छत से अंधेरे में कुछ चमक रहा था, धीमे धीमे नीचे गिर रहा था। वह बूंदे अब बिस्तर के कोनों तक आ रही थी। उसने झट से लालटेन उठाई और छत पर रोशनी डाली, लेकिन छत बिल्कुल सूखी थी। कोई दरार नहीं, कोई रिसाव नहीं। रोशनी पड़ते ही वह बूंदे भी गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। करण ने लंबी सांस ली। शायद नींद में भ्रम हुआ, उसने खुद से कहा, लेकिन दिल की धड़कन अभी भी तेज थी। सुबह होते ही वो सीढ़ियां चढ़कर छत पर गया। छत की मिट्टी सख्त थी, ना कोई गीलापन, ना कोई दाग, सब कुछ सामान्य था। रामू आंगन में झाड़ू लगा रहा था। करण ने लापरवाही से पूछा, रामू, रात को बारिश हुई थी क्या? रामू ने चौंक कर सिर उठाया। नहीं छोटे ठाकुर, आसमान बिल्कुल साफ था। करण चुप हो गया। उसने और कुछ नहीं पूछा, लेकिन रात की वो चिपचिपी बूंदें उसे अब भी महसूस हो रही थीं, जैसे उनकी गंध अब भी कमरे की हवा में बसी हो। दिन भर सब सामान्य रहा, लेकिन जैसे जैसे शाम ढलने लगी, करण के भीतर बेचैनी फिर लौट आई। लालटेन जलाकर वो किताब पढ़ने की कोशिश करता, लेकिन कान बार बार दरवाजे की तरफ लग जाते। आधी रात बीती, फिर वही हुआ। इस बार आवाज और भारी थी। टप छप टप छप। करण में आंखें खोली। अब की बार तरल बिस्तर के बिल्कुल पास गिर रहा था। धीमे धीमे धुएं जैसी गंध भी फैल रही थी, कुछ सड़ी हुई सी। उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। लालटेन उठाकर जैसे ही छत पर रोशनी डाली, सब कुछ गायब। लेकिन इस बार उसने सोचा, ये सपना तो नहीं लगता। अगली रात जब घड़ी ने 2 बजाए, कमरे की खामोशी अचानक भारी हो गई। न हवा, न कोई आवाज, बस दिल की धड़कन। फिर धीरे धीरे टप टप टप। पर इस बार सिर्फ तरल नहीं, दीवार के कोने से मानो किसी के नाखून रगड़ने की भी आवाज आने लगी, जैसे कोई अदृश्य हाथ अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। करण का माथा पसीने से भीग गया। उसने कांपते होठों से कहा, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं, बस और गहरी होती आवाजें, छप छप छर। करण बिस्तर से उठ बैठा, आंखें दीवार पर जमी थीं, और तभी उसे लगा दीवार से कोई काली परछाई धीरे धीरे सरक कर जमीन पर आ रही है, धुंधली, लहराती हुई, पर बहुत भारी। करण के होंठ सूख गए।
उसने लालटेन ऊंचा उठाया। रोशनी पड़ते ही परछाई गायब, लेकिन अब उसे पूरा यकीन था मेरे कमरे में कुछ है, और ये सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि हर रात अब कुछ नया, कुछ और भयानक होने लगा था। रात का दूसरा पहर, घड़ी ने 2 बजाए ही थे। हवेली में गहरी खामोशी छाई हुई थी। चारों ओर सिर्फ सन्नाटा और कभी-कभी खपरैल की छत से गिरते सूखे पत्तों की सरसराहट। करण अपने बिस्तर पर लेटा था। पिछली कई रातों से चली आ रही टप टप की बूंदों और काली परछाइयों की वजह से उसकी नींद टूट चुकी थी। आंखें भारी थीं, लेकिन मन में एक डर का बोझ लगातार उसे जगाए रखता। कमरे में जल रही लालटेन की लौ अब बहुत धीमी हो गई थी, जैसे उसकी रोशनी भी थक चुकी हो। दीवारों पर लंबी टेढ़ी मेढ़ी परछाइयां नाच रही थीं। अचानक उसके कानों में एक धीमी सर सर की आवाज आई, जैसे कोई बहुत भारी साया कमरे में सरक रहा हो। करण की सांस थम गई। उसने धीरे धीरे आंखें खोली और उसका दिल जोर से धड़क उठा। बिस्तर के सिरहाने वही काली परछाई बैठी थी, धुएं जैसी आकृति, पर चेहरा गहरा अंधकार, आंखें अंगारे जैसी लाल, और पूरा शरीर किसी चिपचिपे काले द्रव से बना हुआ। उसकी सांसों से कमरे की हवा भारी हो गई थी, जैसे ऑक्सीजन ही खिंच रही हो। करण ने हिलने की कोशिश की, पर उसका शरीर बिल्कुल सुन्न था। हाथ पांव जैसे किसी अदृश्य ताकत ने बांध दिए हों। परछाई धीरे धीरे आगे झुकी और उसकी आवाज गूंजी, मैं मसान हूं। आवाज इतनी भारी, इतनी गहरी कि दीवारें कांप उठीं। करण का दिल गले में अटक गया। परछाई और पास आई। मेरी जगह अपवित्र करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? उसके शब्दों में इतनी नफरत, इतना गुस्सा था कि करण का सीना जम गया। करण ने चीखने की कोशिश की, पर गला जैसे बंद हो गया था। मुंह खुला, लेकिन आवाज बाहर ही नहीं निकली। आंखों में आंसू भर आए। परछाई ने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया, वही काला चिपचिपा हाथ। उंगलियां लंबी, नुकीली, जैसे किसी जानवर के पंजे हों। वो हाथ हवा को चीरता हुआ अचानक झटके से नीचे गिरा। करण ने महसूस किया जैसे किसी ने उसके पूरे अस्तित्व को वहीं पटक दिया हो, वहीं उस पेड़ वाली जगह पर जहां उसने पेशाब किया था। एक अदृश्य प्रहार की गूंज उठी। उसके शरीर में बिजली जैसी सनसनाहट दौड़ गई। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। एक पल को उसे लगा ये सब सपना है। उसने जोर से आंखें बंद कर लीं, लेकिन गंध अब भी हवा में थी, सड़ी हुई मिट्टी और राख की गंध। उसका दिल कांप रहा था, और तभी वही गहरी फुसफुसाहट उसके कानों में गूंजी, अब तेरा चैन खत्म, हर रात, हर पल। करण झटके से उठ बैठा। लालटेन जल रही थी। कमरा वैसा ही था, न कोई परछाई, न कोई आवाज। उसने कांपते हुए अपने सीने पर हाथ रखा। धड़कन इतनी तेज थी जैसे बाहर निकल जाएगी। पसीने से उसका गला और तकिया भीग चुका था, लेकिन अब उसके भीतर पूरा यकीन बैठ चुका था। ये सपना नहीं था, उसने सचमुच मसान को देखा था, और अब वह जान चुका था उसका सामना एक अलौकिक शापित ताकत से हो रहा है। सुबह की पहली किरणें जब हवेली के ऊंचे आंगन में उतरी, तो वहां का माहौल हमेशा जैसा नहीं था। आम दिनों में जहां ठंडी हवा और पक्षियों की चहचहाहट जीवन लाती थी, आज वहां एक अजीब सी उदासी और डर तैर रहा था। करण अपने कमरे से बाहर आया। उसका चेहरा पीला और थका हुआ, आंखें गहरी धंसी हुई, होंठ सूखे। रात की घटना अब भी उसकी नसों में बिजली की तरह दौड़ रही थी। वह सीधे बाथरूम की ओर बढ़ा, और जैसे ही पेशाब की धारा नीचे गिरी, उसकी आंखें फटी रह गईं। लाल खून की बूंदें, पूरा पेशाब लालिमा में बदल चुका था। उसके गले से कड़हा निकली। हे भगवान! घबराहट में वो आंगन की ओर भागा। लक्ष्मी और ठाकुर विक्रम सिंह वहीं बैठे थे। करण के चेहरे की हालत देख माँ तुरंत दौड़ी। क्या हुआ बेटा? करण कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, बस कांपते होठों से फुसफुसाया, माँ खून। वह उसे सहारा देकर भीतर ले गई। पिता ने तुरंत नौकर को आदेश दिया, रामू तुरंत गांव के वैद्य को बुला।
इसी बीच रामू, जो अब तक चुपचाप तमाशा देख रहा था, धीरे धीरे करण को घसीटकर आंगन के उस कोने तक ले गया जहां पिछली रात उसने पेशाब किया था। करण को वहां खड़ा होते ही सांस रुक सी गई। वो जमीन पूरी तरह काली पड़ चुकी थी, जैसे किसी ने अंगारों की राख बिछा दी हो, और उस काली मिट्टी से छोटे छोटे कीड़े रेंगते हुए बाहर निकल रहे थे। उनका रंग गहरा भूरा, शरीर चिपचिपा और आंखें लाल लाल चमक रही थीं। रामू के चेहरे से पसीना बह निकला। उसने मुंह फेर लिया, होंठ बुदबुदाने लगे। मसान, ये मसान का श्राप है। करण अब भीतर से कांप चुका था। कुछ देर बाद वैद्य वहां आ गया, सफेद दाढ़ी, माथे पर भस्म और गले में रुद्राक्ष। वो कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन सीधा करण के पास नहीं गया। पहले वैद्य आंगन में उस जगह पहुंचा जहां करण ने पेशाब किया था। वो कुछ देर मिट्टी को हाथ से कुरेदता रहा, कीड़ों को देखा, उनकी चिपचिपी देह और लाल लाल आंखें। फिर आंखें बंद कर गहरी सांस ली, और जब लौटा, उसके चेहरे पर गहरी गंभीरता थी। वो धीरे धीरे बोला, ठाकुर साहब, ये कोई बीमारी नहीं है। विक्रम सिंह चौंक पड़े। तो फिर क्या है? वैद्य ने कड़ी नजरों से करण की ओर देखा। ये काली शक्ति का असर है। विक्रम सिंह का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कांपते स्वर में पूछा, कौन सी काली शक्ति, और मेरे बेटे के साथ उसका क्या संबंध है? वैद्य ने लंबी सांस ली, गंभीर आवाज में कहा, ये मुझे नहीं पता ठाकुर साहब, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि इसका इलाज दवा से नहीं होगा। कमरे में एक ठंडी सिहरन फैल गई। वैद्य ने आगे कहा कि इससे छुटकारा पाने का केवल एक ही उपाय है। आपको रीवापुर के तांत्रिक देवराव को बुलाना पड़ेगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। हर चेहरा पीला पड़ चुका था। करण तकिए पर पड़ा शून्य में खोई आंखों से बस छत को ताकता रहा, और बाहर उस काले धब्बे पर कीड़े अब और ज्यादा रेंग रहे थे, जैसे जमीन के नीचे कोई और गहरी जीवित चीज सांस ले रही हो। रीवापुर गांव की सीमा पर घना जंगल था। जंगल के बीचों बीच ऊंचे पीपल और बरगद के झुरमुट में एक बड़ा लेकिन डरावना सा कच्चा मकान खड़ा था। चारों ओर लाल झंडियां फड़फड़ा रही थी। नींबू मिर्च की मालाएं, राख से बने तांत्रिक चिन्ह, इस जगह को देखकर ही गांव वाले कांप उठते थे। यही घर था तांत्रिक देवराव का। उसकी ख्याति पूरे इलाके में थी। कोई कहता देवराव की नजर से कुछ छुपा नहीं, तो कोई फुसफुसाता उसका रिश्ता अंधेरी शक्तियों से है। भीतर एक बड़ा कमरा था। धूप और हवन कुंड की जली राख की गंध फैली हुई। दीवारों पर तांत्रिक ग्रंथ, हड्डियों की माला और ताबीज टंगे थे। कमरे के बीचों बीच देवराव बैठा था, लंबी सफेद दाढ़ी, गहरी आंखें, काले वस्त्रों में लिपटा। उसके पास उसकी पत्नी हीराबाई थी, उम्र 50 से ऊपर, चेहरा कठोर और आंखें थकी हुई। पास ही उसका पोता अमर, बस 10 साल का, लकड़ी से बना खिलौना घुमाने में मग्न था। तभी दरवाजा जोर से धड़ाम करके खुला। अंदर आया उसका बेटा शिव कुमार, आंखों में गुस्सा, चेहरा लाल। पिताजी, वह चिल्लाया, अब बस कीजिए ये सब, अब आपकी उम्र हो चुकी है। देवराव ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आवाज गहरी और शांत थी। शिवा, तू समझता नहीं, जो मैं करता हूं वो लोगों की भलाई के लिए है। अगर मैं ये सब छोड़ दूं तो इन गांव वालों का सहारा कौन बनेगा? शिव कुमार झुंझलाकर चीखा, गांव वाले और हमारा परिवार? लखनऊ में नौकरी है, बड़ा घर है, बच्चों का भविष्य है। कब तक आप सिर्फ गांव वालों की चिंता करते रहेंगे? कुछ हमारे लिए भी सोचिए, अपने परिवार के लिए भी। हीराबाई ने बीच में बोलने की कोशिश की, शिवा तू गुस्सा मत कर, तेरे बापू। लेकिन शिव कुमार ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। माँ, आप मत बोलिए, मैंने ठान लिया है। अब मैं, सीमा और अमर यहाँ नहीं रहेंगे, हम लखनऊ जा रहे हैं। इतना कहकर वो गहरी सांस लेने लगा। तभी सीमा अंदर आई, हाथों में बैग, चेहरे पर उलझन, आंखों में आंसू। धीमे स्वर में बोली, चलो शिवा, देर हो रही है। शिव कुमार ने एक पल उसके चेहरे को देखा, फिर पिता की आंखों में झांका, एक आखिरी बार। देवराव चुपचाप बैठे रहे, उनकी आंखें गहरी और स्थिर, जैसे वो सब पहले से जानते हों।
शिव कुमार ने सीमा और छोटे अमर का हाथ पकड़ा और बिना पीछे देखे मकान से निकल गया। उसकी कदमों की आवाज धीरे धीरे दूर होती गई। भीतर देवराव वहीं बैठे रहे, आंखें बंद, होठों पर धीमी धीमी मंत्रों की गूंज, मानो परिवार के बिखर जाने का दुख भी अब किसी अनदेखी ताकत के सामने तुच्छ हो गया हो। हवेली के आंगन में उस दिन एक भारी सा सन्नाटा पसरा हुआ था। मां लक्ष्मी के चेहरे पे चिंता की लकीरें थीं और ठाकुर विक्रम सिंह के माथे पे पसीना साफ झलक रहा था। करण की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वैद्य भी असहाय होकर लौट चुका था। आज आखिरकार ठाकुर ने रीवापुर से तांत्रिक देवराव को बुला लिया था। दोपहर का वक्त, हवेली के विशाल मुख्य द्वार पर बैलगाड़ी रुकी। देवराव उतरे, लंबे कद के, सफेद दाढ़ी, हाथ में लकड़ी का डंडा और गले में रुद्राक्ष और हड्डियों की माला। उनकी आंखें गहरी और भयावह लगती, जैसे किसी को आर पार देख सकती हों। ठाकुर ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। महात्मा जी, हम पर कृपा कीजिए, मेरा बेटा मर ही जाएगा। देवराव ने कुछ नहीं कहा, बस गहरी सांस ली और हवेली की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही उन्होंने हवेली के भीतर प्रवेश किया, उनका चेहरा बदल गया। उनके नथनों में एक अजीब सी बदबू घुस आई। यह बदबू साधारण नहीं थी। सड़ी हुई मिट्टी, खून और जले मांस का मिला जुला गंध। देवराव ठिठक गए, उनकी आंखें हल्की सिकुड़ गईं। धीमे स्वर में बुदबुदाए, यहाँ कोई मामूली शक्ति नहीं है। रामू जो पास ही खड़ा था, डर से कांप उठा और दीवार से लग गया। देवराव सीधे करण के कमरे में पहुंचे। कमरे में अंधेरा था, खिड़कियां बंद, अंदर की हवा भारी और घुटन भरी थी। करण बिस्तर कर पड़ा था, चेहरा पीला, होठ सूखे और आंखों के नीचे गहरी काली छायाएं। देवराव उसके पास जाकर बैठे। उन्होंने अपनी थैली से एक नींबू निकाला और उसे करण के सिर के चारों ओर घुमाने लगे। उनकी आंखें बंद थीं, होठों से मंत्र की धीमी आवाज निकल रही थी। करण बिस्तर पर तड़प उठा, उसकी सांसें तेज होने लगी। लक्ष्मी ने घबराकर ठाकुर का हाथ पकड़ लिया। देवराव ने नींबू उठाकर पास रखी छोटी अग्नि में डाल दिया। अगले ही क्षण धड़ाम, अग्नि से अचानक एक तेज विस्फोट हुआ। आग की लपटें ऊपर उठी और कमरे में धुएं की परत छा गई। नींबू का रस हवा में बिखर गया और दीवारों पर जैसे काले धब्बे बन गए। करण ने अचानक चीख मारी, आह! देवराव धीरे धीरे उठे। उनकी आवाज भारी और गंभीर थी। ठाकुर साहब, ये साधारण आत्मा का काम नहीं है। ये मसान है और इसकी शक्ति बहुत पुरानी और प्रचंड है, लेकिन ये ऐसे ही किसी के पास नहीं आता। तेरे बेटे ने जरूर कोई गलती की है। उसे कैद करना होगा, फिर ही कुछ हो सकता है। नहीं तो ये उसे छोड़कर नहीं जाएगा जब तक कि इसका संपूर्ण नाश ना हो। कमरे में सन्नाटा छा गया। लक्ष्मी का दिल बैठ गया और ठाकुर के हाथ कांप उठे। बाहर हवेली की दीवारों पर अचानक काले कौवों का झुंड आ बैठा। उनकी कांव कांव हवा को और भी डरावना बना रही थी। हवेली के आंगन में शाम उतर चुकी थी। चारों ओर मशालें जलाई गई थी ताकि काले अंधेरे को थोड़ा भी रोका जा सके। देवराव ने आंगन की बीचों बीच हवन कुंड बनवाया। सूखी लकड़ियां, घी, जड़ी बूटियां और राख सब एक एक कर रखे गए। हवा में तेज धूप और जलते सरसों के बीज की गंध फैल गई। ठाकुर विक्रम सिंह और लक्ष्मी एक कोने में बैठे थे, चेहरे पर गहरी चिंता। गांव के 2-3 लोग भी दूर खड़े होकर देख रहे थे। सबकी नजरें देवराव पर टिक गई थी। देवराव ने अग्नि प्रज्वलित की और मंत्र जाप शुरू किया। उसकी आवाज गूंजती हुई हवेली की दीवारों से टकराई, गहरी, भारी और भयावह। हवा अचानक भारी होने लगी। आंगन में मौजूद लोगों को ऐसा लगा जैसे किसी ने उनकी सांस रोक दी हो। करण अपने कमरे में बेहोश पड़ा था, पर उसकी देह हिल रही थी, जैसे अदृश्य हाथ उसे खींच रहे हों। मंत्र जाप करते करते देवराव ने आंखें बंद की। उन्होंने अग्नि में एक चुटकी राख डाली। लपटें अचानक नीली हो गईं। तभी उनके मुंह से एक नाम फूटा, रामू।
सबकी निगाहें उस ओर घूमी। रामू, जो चुपचाप दीवार से सटकर खड़ा था, कांप गया। उसकी आंखें फैल गईं, होंठ थरथराने लगे। देवराव की आवाज गूंजी, रामू सच बोल, ये अभिशाप क्यों और कैसे आया? रामू घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके होठों से टूटे फूटे शब्द निकले, छोटे ठाकुर, कारण बाबू ने उस पेड़ के नीचे मसाना की जगह को अपवित्र किया था, वहां पेशाब कर दिया था। आंगन में सन्नाटा पसर गया। ठाकुर का चेहरा पत्थर सा जम गया। लक्ष्मी के होंठ कांपने लगे। देवराव की आंखों में अब कठोरता थी। उन्होंने अग्नि में घी डाला और मंत्र जाप तेज कर दिया। हवा में गरजती सी ध्वनि उठी। आंगन के कोने में काली धुंध जमा होने लगी। धीरे धीरे वो धुंध एक परछाई का रूप ले बैठी। वो परछाई कांपते हुए स्वर में गूंजी, देवराव, तूने मुझे ललकारा, मैं मसान हूँ। उसकी आवाज इतनी गहरी थी कि आंगन की ईंटें तक हिलने लगी। देवराव ने सामने रखा पीतल का कलश उठाया। उसमें जल, भभूत और लाल धागे थे। उन्होंने मंत्र पढ़ते हुए हाथ उठाए और परछाई की ओर ताना। अचानक जोर की आंधी चली। दीपक बुझ गए। परछाई ने दहाड़ लगाई, तांत्रिक, जिस दिन मैं आजाद हुआ तेरे वंश को खत्म कर दूंगा। उसकी चीख आकाश तक को हिला गई। लेकिन उसी क्षण देवराव ने आखिरी मंत्र बोला और कलश पर ढक्कन कस दिया। परछाई चीखते चिल्लाते उसी कलश में कैद हो गई। कलश कांपता रहा, जैसे अंदर कोई जानवर तड़प रहा हो। थोड़ी देर बाद सब शांत हो गया। हवा ठंडी हो गई। आंगन का भयावह बोझ हल्का पड़ा। देवराव थककर वहीं बैठ गए। ठाकुर उनके पैरों पर झुक गया। आपने मेरे बेटे की जान बचा ली। देवराव की आंखों में अब भी थकान और चिंता थी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, ठाकुर, ये शक्ति पूरी तरह नष्ट नहीं हुई। मैंने इसे बस बांधा है। कलश को सुनसान जगह दबाना होगा ताकि ये फिर किसी को ना छू सके। रात गहरी हो चुकी थी। देवराव और ठाकुर दोनों ने बैलगाड़ी में बैठकर उस कलश को गांव से दूर एक बियाबान सुनी जगह जाकर मिट्टी में दबा दिया। चारों ओर घुप अंधेरा था। सिर्फ दूर कहीं सियार की हूं हाउ सुनाई देती थी। देवराव ने मंत्र पढ़ते हुए मिट्टी पर आखिरी ताबीज रखा और हाथ जोड़ लिया। अगली ही सुबह निर्णय हुआ, करण को गांव से दूर भेजना होगा। ठाकुर ने उसका विदेश जाने का प्रबंध कर दिया। उन्होंने भारी दिल से कहा, जब तक ये अभिशाप पूरी तरह शांत ना हो जाए बेटा, तू यहाँ नहीं रह सकता। माँ लक्ष्मी ने रोते रोते करण को विदा किया। हवेली के आंगन में उस दिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि ये जिक्र करे। शायद मसान की चेतावनी अभी भी अधूरी है। 25 साल बाद रामपुर गांव की वही वीरान जमीन, जहां पर उस कलश को दबाया गया था, जिसमें मसान 25 सालों से कैद था, अब उस जगह सरकार ने गेस्ट हाउस बनाने का आदेश दिया। सुबह सुबह मजदूर जेसीबी और फावड़े लेकर खुदाई शुरू करते हैं। कंकड़ पत्थर हटते जाते हैं। अचानक एक मजदूर के फावड़े से कड़ी धातु जैसी आवाज टकराई। अरे ओ, इधर देखो, उसने साथियों को आवाज दी। सबने मिट्टी खोदनी शुरू की। कुछ ही देर में मिट्टी के बीच से एक पीतल का पुराना कलश बाहर निकला। उसकी सतह पर अजीब काले धब्बे थे, जैसे किसी ने उसमें रक्त चढ़ाया हो। मजदूर हैरानी से उसे देखते रहे। किसी का खजाना होगा, एक ने हंसते हुए कहा। दूसरे ने अनदेखा किया। अरे रहने दे, कबाड़ है, बाहर फेंक दे। लेकिन किसी ने नहीं समझा कि वही कलश सालों से कैद एक काली शक्ति को रोके हुए था। कलश उठाकर पास की झाड़ियों में फेंक दिया गया। जैसे ही वो जमीन से अलग हुआ, हवा का रुख अचानक बदल गया। धूल का बवंडर उठने लगा। गर्मी के बीच भी मजदूरों को हड्डियों तक चीर देने वाली ठंडी लहर महसूस हुई। मिट्टी से हल्की हल्की कराहें आने लगी, जैसे कोई भीतर से फुसफुसा रहा हो, मुक्ति, मुक्ति। मसान अब आजाद हो चुका था। खुदाई रोक दी गई। मजदूर एक दूसरे की तरफ घबराकर देखने लगे।
कुछ ने डर कर काम छोड़ दिया। उस रात से कोई भी मजदूर वहां लौटकर काम करने की हिम्मत न कर सका। और वहीं दूसरी तरफ किसी की हस्ती बस्ती दुनिया में एक काला ग्रहण लगने वाला था। लखनऊ की एक तंग पर साफ सुथरी गली में अमर का मकान था। देवराव का पोता अमर, जो अब नौकरी करता था, अपनी पत्नी विद्या के साथ वहीं रहता था। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता था। छोटी सी छत, पीली दीवारें और आंगन में तुलसी का चौरा। लेकिन भीतर वातावरण में धीरे धीरे एक अनकहा डर घर करने लगा था। रात गहराती, बाहर कुत्ते लगातार भौंकते रहते। विद्या करवट बदलती, पर नींद टूटती रहती। हर बार उसकी आंख बंद होते ही वही सपना। एक काली छाया उसके बिस्तर के पास खड़ी रहती, लंबे हाथ और आंखों में अंगारे। विद्या चीख मार कर उठ जाती। उसका गला सूख जाता, पसीने से उसके कपड़े भीग जाते और धीरे धीरे उसका चेहरा पीला पड़ने लगा। हर सुबह कांपती हुई विद्या अमर से कहती, मैंने फिर देखा वही काली शक्ति, वो मुझे अपने साथ ले जाएगी अमर। शुरू शुरू में अमर समझाता रहा, डरने की जरूरत नहीं है विद्या, सपने हैं, बस सपने। लेकिन सपनों की यह पुनरावृत्ति अमर की झुंझलाहट को जन्म देने लगी और विद्या का बार बार मिसकैरेज होने लगा। कुछ ही हफ्तों में विद्या की तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टर ने जांच की और कहा, बहुत कमजोरी है, बार बार गर्भपात का खतरा है, ध्यान रखिए, तनाव मत लीजिए। पर विद्या की हालत कुछ और ही थी। उसने कांपते स्वर में कहा, तनाव नहीं है डॉक्टर, हर रात मेरे पेट पर कोई हाथ फिरता है। डॉक्टर हंसकर टाल गया, लेकिन विद्या की आंखों में भय और गहराता गया। अमर दफ्तर से थका हारा लौटता। घर आते ही विद्या रोते रोते वही बातें दोहराती हैं। आज भी उसने मुझे खींचा, आज भी उसने कहा बच्चा नहीं बचेगा। अमर का चेहरा कसने लगा। उसने झुंझलाकर कहा, विद्या पागलपन बंद करो, यह सब तुम्हारे मन का वहम है। धीरे धीरे घर का माहौल और भारी होता गया। अमर शराब की बोतल में डूबने लगा। रात को देर तक पीकर घर लौटता। विद्या उसे रोकती, तुम्हें मेरे लिए सहारा बनना चाहिए। लेकिन अमर झुंझलाकर बोतल पटक देता। उनके रिश्ते में प्यार की जगह भय और तनाव ने ले ली। एक रात विद्या अकेली आंगन में बैठी थी। हवा ठंडी थी, लेकिन उसकी देह पसीने से भीग रही थी। अचानक तुलसी के चौरे की लौ बुझ गई। विद्या का दिल धड़क उठा। उसे लगा जैसे छत की मुंडेर पर कोई खड़ा है। दो लाल आंखें उसे घूर रही थीं। वो कांपते हुए पेट पकड़कर कमरे में भागी, लेकिन उसके कानों में वही फुसफुसाहट गूंजी, तेरे खून से ही मेरा जन्म होगा। विद्या चीख पड़ी। अमर जो नशे में चूर था हड़बड़ाकर उठा, लेकिन उसकी आंखों में चिंता नहीं, बस खींच थी। अब रोज रोज तमाशा मत करो विद्या। विद्या वहीं फर्श पर गिर पड़ी। उसकी सांसें तेज थीं। पेट में मानो किसी ने भीतर से जोर की लात मारी हो। रात गहरी थी। लखनऊ की गलियों में कुत्तों के झुंड भौंकते भौंकते अचानक खामोश हो गए। अमर शराब के नशे में बिस्तर पर गिरा पड़ा था। बोतल आधी खाली, मेज पर लुढ़की हुई। कमरे की हवा भारी लग रही थी। पंखा घूम रहा था, मगर उसकी आवाज अजीब खड़खड़ाहट जैसी सुनाई दे रही थी। दीवारों पर पड़ी परछाइयां किसी अनजानी लय में हिल रही थीं। अमर की आंखें भोजिल थीं। नशे और थकान के बीच नींद उसे धीरे धीरे खींच ले गई। सपने में उसने खुद को अपने ही कमरे में खड़ा पाया, पर कमरे की दीवारें चिपचिपी काली गीली मिट्टी से ढकी हुई थीं। छत से मोटे मोटे लाल कीड़े टपक रहे थे। अचानक दरवाजा चरमरा कर खुला और विद्या, उसकी पत्नी, अंदर आई। लेकिन वो वैसी विद्या नहीं थी। उसकी आंखें गहरी काली थीं, मानो दो जलते हुए कुएं। चेहरे पर कटे फटे घाव, देह पर एक भी कपड़ा नहीं, हर जगह से खून रिस रहा था। उसके पेट पर एक गहरा कट, जहां से कुछ हिलता डुलता दिखाई दे रहा था। वो धीरे धीरे अमर की तरफ बढ़ी। उसके पैरों से खून टपकता और जमीन पर चलते ही छोटे छोटे कीड़े निकल आते। विद्या के होठ खुले।
पर आवाज विद्या की नहीं थी। एक कराहती भारी पुरुष जैसी आवाज गूंजी, मैं तेरे वंश के भीतर जन्म लूंगा। अमर जड़ हो गया, उसका गला सूख गया। वो भागना चाहता था मगर उसके पैर जमीन में धंस गए। विद्या या कहें वो छाया उसके बिल्कुल पास आकर ठहर गई। उसकी उंगलियां लंबी और काली अमर के गाल पर फिसली। जहां जहां वो छूती वहां से मांस चलने की सड़ाहट उठने लगी। अमर ने चीखने की कोशिश की मगर गले से सिर्फ खड़खड़ाहट निकली। विद्या की आंखें उसके चेहरे में धंस गईं और फिर वो अचानक उसकी छाती पर चढ़ गई। अमर हड़बड़ाकर जाग गया। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। दिल इतनी तेज धड़क रहा था मानो सीने से बाहर निकल जाएगा। उसने घबराकर पास देखा। विद्या बगल में सोई थी, शांत, लेकिन उसके माथे पर गहरी परछाई सी जमी थी। अमर ने हाथ बढ़ाकर उसका चेहरा छुआ, लेकिन भीतर ही भीतर वो कांप उठा। उसे पहली बार यकीन हुआ, ये कोई सपना नहीं, ये बीमारी नहीं, ये तो काली शक्ति का असर है। वो चुपचाप अंधेरे में बैठ गया। बोतल उठाई मगर हाथ कांपते हुए उसे गिरा दिया। अमर की आंखों में अब शराब नहीं बल्कि असली डर उतर आया था। लखनऊ की भागती दौड़ती दुनिया से दूर शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना जंगल फैला था। दिन में भी वो जगह सुनसान लगती थी और रात के समय तो मानो वहां हवा भी डर कर चलती हो। पेड़ों की डालियों पे लटकते काले कपड़े और नींबू मिर्च के गुच्छे उस जगह की भयावहता को और गहरा देते थे। अमर अपने पुराने कॉलेज के दोस्त रजत के साथ उसी जंगल से होकर गुजर रहा था। रजत ने ही सलाह दी थी, अगर सचमुच तेरी पत्नी पर कोई परछाई है तो शहर के डॉक्टर बेकार हैं। एक ही आदमी है, अघोरी नंदकेश्वर। घनी बेलों और झाड़ियों से होकर वे दोनों एक खुली जगह पहुंचे। वहां एक टूटी फूटी चबूतरे पर आग जल रही थी। चारों तरफ खोपड़ियां सजाई गई थीं, कुछ जली हुई, कुछ पर लाल सिंदूर चढ़ा हुआ। हवा में जलती हड्डियों और धतूरे की गंध फैली थी। चबूतरे पर बैठा था अघोरी नंदकेश्वर। काले वस्त्र, गले में हड्डियों की माला और माथे पर राख का चौड़ा टीका। उसकी आंखें अंधेरे में भी चमक रही थीं, जैसे अंगारे। अमर का दिल धड़क उठा। उसने धीरे से सिर झुकाया। बाबा, मेरी पत्नी पर कोई काली शक्ति? बाबा ने बिना कुछ कहे उसकी ओर घूरा, फिर हड्डी की माला से एक नींबू तोड़ा और हाथ में घुमाने लगे। उनकी आवाज गहरी और भयानक थी। नींद में जो तूने देखा वो सपना नहीं था। वो शक्ति तेरे खून का पीछा कर रही है, तेरे वंश से बदला लेना चाहती है। अमर का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कांपते हुए पूछा, लेकिन क्यों बाबा, और अब मैं क्या करूं? नंदकेश्वर ने अपनी झोली से 2 नींबू निकाले। उन पर एक शक्तिशाली मंत्र पढ़ने के बाद अमर के हाथ में रख दिए और कहा, जा, आज रात अपनी पत्नी के सिर ऊपर से ये नींबू घुमा और फिर इन्हें काटकर चारों दिशाओं में फेंक दे। जो बंधन है वो यहीं मेरे सामने प्रकट हो जाएगा। अमर ने नींबू अपने सीने से लगाकर प्रणाम किया। रजत ने उसकी बांह पकड़कर हिम्मत दी। उस रात घर में सन्नाटा था। विद्या कमरे के भीतर करवट बदल रही थी। उसकी सांसें भारी थी, चेहरा थका और पीला। अमर ने कांपते हाथों से दोनों नींबू उठाए। धीरे धीरे विद्या के सिर से पांव तक उसे घुमाया। विद्या कराहने लगी, मानो किसी ने उसके पेट पर चाकू रखा हो। बस बस, वो बुदबुदाई। और उसके बाद अमर ने नींबू को बीच में से कटकर उन्हें चारों दिशाओं में फेंक दिया। अचानक हवा का जोरदार झोंका उठा, दीवारें चरमराई, दरवाजा खुद ब खुद धमाके से बंद हो गया और अचानक विद्या की आंखें खुल गई। उनमें काली लाली भर आई। उसके होंठ से एक अजीब सी हंसी फूटी। अमर का दिल थर थर आने लगा। तभी पूरा घर हिलने लगा। खिड़कियां चरमराईं, दीपक बुझ गए, बाहर से बवंडर की तरह हवा चली और फिर एक लंबी भयानक चीख गूंजी, इतनी गहरी कि अमर के कान से खून रिसने लगा। चीख मानो हर दीवार से टकराकर बाबा नंदकेश्वर के पास जा रही थी और अघोरी बाबा नंदकेश्वर के आशीर्वाद से वो काली शक्ति कुछ नहीं कर पाई। और बाबा नंदकेश्वर ने सिर्फ 2 शब्द बार बार गूंज रहे थे, रामपुर देवराव।
अमर को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन विद्या बेहोश होकर बिस्तर पर गिर गई। अगले दिन सुबह की रोशनी लखनऊ की उस पुराने मोहल्ले की दीवारों पर पड़ी तो मानो रात के सन्नाटे का असर अभी भी बाकी था। घर के बाहर पेड़ की डालियां हवा से कांप रही थीं, लेकिन भीतर का माहौल और भी भारी था। विद्या गहरी नींद में थी, चेहरा पीला और शरीर कमजोर। अमर सारी रात जगता रहा था और उस चीख से उसका दिल दहल रहा था। तभी अचानक दरवाजे पर भारी लकड़ी की छड़ी की ठक ठक सुनाई दी। अमर चौंक कर उठा। दरवाजा खोला तो बाहर वही अघोरी बाबा नंदकेश्वर खड़े थे, काले वस्त्रों में, माथे पर राख का चौड़ा टीका, हाथ में खोपड़ी से बनी माला और कमर में बंधा नींबू मिर्च का गुच्छा। उनकी आंखें आज और भी डरावनी लग रही थीं, मानो भीतर बहुत कुछ देख चुकी हों। अमर ने कांपती आवाज में कहा, बाबा आप यहाँ? नंदकेश्वर बिना कुछ कहे अंदर चले आए। घर में घुसते ही उन्होंने गहरी सांस ली और भौहें चढ़ा दी। यहाँ वो परछाई अभी भी मौजूद है। बाबा नंदकेश्वर ने कहा, तुम रामपुर गांव और किसी देवराव को जानते हो क्या? ये नाम सुनते ही जैसे अमर के गले में शब्द अटक गए हों। उसने कहा, बाबा रामपुर गांव को तो नहीं जानता, लेकिन देवराव मेरे दादाजी थे। ये बात सुनते ही बाबा नंदकेश्वर ने अपनी छड़ी जमीन पर ठोकी। उसकी गूंज पूरे कमरे में भर गई। फिर वे धीमे स्वर में बोले, जिस शक्ति ने तेरी पत्नी को जकड़ा है उसकी जड़ रामपुर में है और जरूर उसका कोई नाता तेरे दादाजी के साथ था। अमर का चेहरा सख्त हो गया। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। विद्या की करवट बदलने की आवाज तक भयावह लगने लगी। नंदकेश्वर ने ठंडी सांस ली। अब सब साफ है, हमें ये सब रामपुर जाकर ही पता करना होगा कि क्या हुआ था। लेकिन मेरे दादाजी तो बहुत पहले ही गुजर गए हैं, अमर ने कहा। और हम रामपुर क्यों जाना है? हमारा गांव तो रीवापुर था। बाबा नंदकेश्वर हल्का सा मुस्कुराए और कहा, ये सब हमें रामपुर जाने के बाद पता चलेगा कि ये काली शक्ति है कौन और तेरे दादाजी के साथ इसका क्या संबंध है, और ये तुम दोनों की खून की प्यासी क्यों हैं। अगर इसे रोकना है तो हमें वहीं जाना होगा, वहीं जहां सब शुरू हुआ था, रामपुर। अमर की आंखें फैल गई। उसने कांपते होठों से पूछा, बाबा अगर हम वहां ना गए तो? नंदकेश्वर की आवाज गूंजदार और सख्त थी। तो तेरा वंश समाप्त हो जाएगा, तेरी पत्नी का गर्भ कभी सुरक्षित नहीं रहेगा। अमर ने सिर झुका लिया। उसके मन में भय, गुस्सा और संकल्प सब मिल गए। धीरे धीरे उसने बाबा की ओर देखा। ठीक है बाबा, हम रामपुर चलेंगे। नंदकेश्वर ने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे किसी अदृश्य ताकत से संवाद कर रहे हो। फिर धीमे स्वर में बोले, तैयार हो जा, अब असली जंग वही होगी। रात का समय, काली घटाएं आकाश पर ऐसे फैली थी मानो चांद तारों को निगल चुकी हूं। हवा में अजीब सी गंध थी, सड़ी लकड़ियों, गीली मिट्टी और कुछ अनकहा जो सीधा भीतर तक चुभ जाए। अमर जीप की पिछली सीट पर बैठा था। उसकी बाहों में विद्या थी, कमजोर और नींद में बड़बड़ाती हुई। सामने नंदकेश्वर बाबा आंखें मूंद कर बैठे थे, होंठ लगातार मंत्र फुसफुसा रहे थे। ड्राइवर भी कांप रहा था, बार बार रियर व्यू मिरर में बाबा का चेहरा देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। जीप जैसे ही रामपुर के चौपाल से गुजरी, अमर का दिल धड़कने लगा। हर घर बंद, दीवारों पर दरारें, दरवाजे आधे टूटे हुए, कहीं कहीं सूखी हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। गली में कुत्ते तक नहीं थे, सिर्फ हवा की सरसराहट और दूर से आती बदबू। विद्या ने नींद में ही कराह दी, अमर ये कौन सी जगह है? अमर के गले से शब्द नहीं निकले। उसने बस उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। बाबा ने अचानक आंखें खोली। गाड़ी रोक, अब आगे हमें पैदल जाना होगा। शमशान घाट की और पगडंडी थी, चारों तरफ बबूल के पेड़ जिनकी टेढ़ी मेढ़ी शाखें काले पंजों जैसी लग रही थी। हवा भारी हो गई थी, सांस लेना मुश्किल। अमर के पैरों में जैसे किसी ने सीसा भर दिया हो, पर वह बाबा के पीछे चलता रहा। आखिरकार वे घाट पर पहुंचे। वहां चारों तरफ अज्जली लकड़ियां, राख और राख में धसी अधूरी हड्डियां बिखरी थी। एक सड़ी हुई गाय की खाल पेड़ से लटक रही थी। विद्या ने अचानक आंखें खोल दी और जोर से चीख मार दी।
अमर ने उसे कसकर पकड़ लिया। बाबा ने जमीन पर त्रिकोण बनाकर हवन जैसा घेरा खींचा। उसमें राख, लाल सिंदूर और कुछ हड्डियों का चूर्ण मिलाया। फिर उन्होंने त्रिशूल जमीन में गाड़ दिया। अब ये घेरा सुरक्षा है। तभी बाबा नंदकेश्वर ने एक जलती हुई चिता के सामने अमर को कहा, इस चिता में अपने खून की 2 बूंदें इसमें डालो। अमर हक्का बक्का रह गया। मेरा खून? बाबा की आवाज गूंजदार थी। हाँ, ये तेरे वंश का हिस्सा है। तेरे खून से ही तेरे दादाजी की आत्मा की ये बुलाना होगा, तभी उस काली शक्ति का राज पता चलेगा। अमर ने कांपते हाथ से जेब से चाकू निकाला। उसने अपनी उंगली चीर दी। 2 बूंदें खून की जैसे ही चिता में गिरी तो वो चिता तेज हो गई। तभी बाबा नंदकेश्वर ने त्रिशूल को उठा लिया। उनकी आंखें अब बिल्कुल लाल अंगारों की तरह जल रही थी। उन्होंने जोरदार आवाज में कहा, मैं यहाँ पर अमर के दादा देवराव का आह्वान कर रहा हूँ। हे मेरे भैरव, उन्होंने ये लेकर आ। और साथ ही उन्होंने एक चेतावनी दी कि अगर कोई और शक्ति, भूत, प्रेत, चुड़ैल, डायन देवराव का रूप लेकर मेरे सामने आया तो उसे भस्म कर दूंगा। पूरे शमशान में अचानक सन्नाटा छा गया। शमशान घाट की रात और गहरी हो गई थी। चारों ओर फैली राख और अध जली लकड़ियों की गंध अब अमर और विद्या की सांसों में चुभने लगी थी। हवा रुक रुक कर चलती और हर बार मानो किसी मृत शरीर की सड़ी गंध साथ लेकर आती। नंदकेश्वर बाबा त्रिशूल को धरती में गाड़कर बैठ गए। उनकी आंखें बंद थी और होठों पर निरंतर मंत्रों की बुदबुदाहट। धीरे धीरे उनके चारों ओर का वातावरण बदलने लगा। बाबा ने चिता के धुएं में शराब को डाला, जिससे आग के बीच से उठती लपटें नीली और हरी हो गई। उन्होंने हड्डी की बनी घंटी बजाई। उसकी गूंज इतनी भयानक थी कि विद्या ने अपने कान ढंक लिए। अचानक हवा का जोरदार झोंका उठा। आसमान में कौवे जोर जोर से कांव कांव करने लगे। शमशान की जली लकड़ियां आवाज करने लगी। धुएं के बीच धीरे धीरे एक आकृति उभरने लगी। सफेद धोती, माथे पर तिलक, आंखों में गहरी चमक और चेहरे पर तपस्वी कठोरता। अमर की आंखें फैल गई। ये तो मेरे दादाजी हैं, देवराव। आकृति ने धीरे से आंखें खोली और उसकी आवाज पूरे शमशान में गूंज उठी। अमर, मेरे वंशज, तू यहाँ क्यों आया है? अमर कांपते स्वर में बोला, दादाजी, ये कौन सी शक्ति है? क्यों मेरे परिवार को सताती है? देवराव की परछाई ने गहरी सांस ली और कहने लगे, आज से 25 साल पहले इस गांव रामपुर में ठाकुर विक्रम सिंह के बेटे करण पर एक काली शक्ति मसान का साया था। उसने उसकी जगह को अपवित्र कर दिया था। ठाकुर विक्रम सिंह और उसका पूरा परिवार तो बाहर लंदन में चला गया अपने बेटे को भेजने के बाद। लेकिन आज 25 साल बाद वो शक्ति मुक्त होकर गांव को निकल गई। उसे तलाश थी मेरे वंश की, क्योंकि मैंने अपनी साधना और मंत्र बल से उसे कैद किया, कलश में बांधकर उसे धरती में गाड़ दिया। परंतु जाते जाते वो मुझसे बोला, तांत्रिक, जिस दिन मैं आजाद हुआ तेरे वंश को मिटा दूंगा और देवराव की आत्मा हवा में विलीन होगी। अमर का दिल धड़कने लगा। अब उसे और बाबा नंदकेश्वर को सब समझ आ गया था कि क्यों वो शक्ति अब उसके और विद्या के पीछे क्यों पड़ी थी। रामपुर की रात और गहरी हो चुकी थी। चारों ओर फैले पेड़ों की टहनियां हवा के झोंकों से चीख जैसी आवाजें निकाल रही थी। बाबा नंदकेश्वर ने अपना त्रिशूल उठाया और अमर व विद्या को अपने पीछे खड़ा कर लिया। गांव के चौक में, जहां कभी मेलों और हाट बाजार की रौनक हुआ करती थी, अब सन्नाटा पसरा था। वहीं एक पुराना शीतला माता का मंदिर था, छोटा सा लेकिन चिरागों और धूप से चमकता हुआ। बाबा ने वहां हवन कुंड सजाया, चारों दिशाओं में दीप रखे और मंत्रोच्चारण शुरू किया। उनकी आवाज गहरी और कठोर थी, मानो हर शब्द हवा में तीर बनकर गूंज रहा हो। आज यहाँ 52 भैरव और 64 जोगिनियां उतरेंगी और उनका कवच हमें बचाएगा।
धुएं में धीरे धीरे आकृतियां उभरने लगी। काले चेहरे, लाल आंखें, त्रिशूल और खप्पर हाथ में लिए हुए भैरव, चारों ओर झूलती केश राशि और नृत्य करती हुई जोगिनियां। उनकी गूंज से पूरा चौक ठर्रा उठा। तभी अचानक हवा थम गई। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया और अगले ही पल चौक के कोने से एक काला धुआं उठने लगा। उस धुएं के बीच से वो आकृति प्रकट हुई। लंबा चौड़ा, बालों की जगह सांपों की गठरी, आंखें कोयले जैसी लाल और हाथ में हड्डियों का गदा। उसकी आवाज गूंजी, अघोरी, मुझे आज तक कोई नहीं मिटा पाया। तांत्रिक देव राव भी मुझे बस कैद कर पाया, और अब देख मैं उसके वंश के साथ क्या करता हूं। अमर और विद्या के पैरों तले जमीन कांप गई। मसान चौक के बीच आ चुका था। बाबा ने त्रिशूल उठाकर मंत्र फूंका। भैरवों और जोगिनियों का कवच चमक उठा। मसान ने हमला किया। जमीन फटने लगी, लेकिन कवच ने उसके प्रहारों को रोक लिया। हर वार पर भैरवों की दहाड़ गूंजती, हर चाल पर जोगिनियों का तांडव बढ़ता। मसान क्रोधित होकर चिल्लाया, ये सब मुझे रोक नहीं सकते। लेकिन धीरे धीरे उसकी ताकत कम होने लगी। उसके काले धुएं का रंग फीका पड़ने लगा। बाबा ने एक काला मुर्गा पकड़कर हवन कुंड के सामने रखा। मंत्रोच्चारण और तेज हुआ। मसान झटपटाकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन कवच ने उसे चारों ओर से जकड़ लिया। बाबा ने मंत्र फूंक कर त्रिशूल जमीन पर मारा। एक तेज रोशनी उठी और देखते ही देखते मसान की चीख के साथ उसकी आत्मा खिंचकर उस मुर्गे में समा गई। मुर्ग जोर से फड़फड़ाया और फिर निर्जीव सा हो गया। बाबा ने उसे माता शीतला की मूर्ति के चरणों में अर्पण कर दिया। जैसे ही अर्पण पूरा हुआ, हवा हल्की हो गई। सालों से फैली बदबू गायब हो गई। गांव के चौक में एक अलग सी शांति उतर आई। अमर ने विद्या का हाथ पकड़कर देखा। उसका चेहरा चमक रहा था। सांसें सामान्य थीं। विद्या की आंखों में आंसू थे, पर इस बार डर के नहीं बल्कि राहत के। बाबा ने गहरी सांस लेकर कहा, अब ये शक्ति माता। लखनऊ की हवाओं में लौटने के बाद अमर और विद्या के जीवन में धीरे धीरे शांति लौटने लगी। रामपुर का वो भयावह सफर, मसाना की चीखें और बाबा नंदकेश्वर का युद्ध, सब मानो अब अतीत की परछाई था। घर फिर से सजने लगा। विद्या के चेहरे पर रंग लौट आया और कुछ ही महीनों बाद अमर को खबर मिली, विद्या फिर से गर्भवती है। घर के आंगन में तुलसी चौरा के पास दिए जलने लगे। अमर भी खुश था, पर भीतर कहीं एक डर की महीन परत चिपकी हुई थी। कभी कभी रात को उसे लगता मानो कोई खिड़की पर खड़ा है, पर जब देखता कुछ नहीं होता। विद्या अक्सर मुस्कुराती रहती। उसके हाव भाव में एक अनजानी गहराई आ गई थी। कभी वो घंटों आईने में अपना चेहरा निहारती रहती, कभी रात को अचानक उठकर बरामदे में टहलने लगती। आधी रात का समय था। अमर की नींद अचानक टूटी। रसोई से अजीब सी चबाने की आवाज़ें आ रही थीं। वह धीरे धीरे उठा और डरते डरते रसोई की ओर बढ़ा। अंधेरे में हल्की लाल चमक थी, जैसे किसी ने चूल्हे में अतजला कोयला छोड़ दिया हो। दरवाजे से झांकते ही उसका खून सूख गया। विद्या जमीन पर बैठी थी। उसके सामने कच्चा मांस बिखरा हुआ था, मानो किसी जानवर को नोचकर खाया जा रहा हो। उसके होठ खून से सने थे, दांतों में मांस के रेशे फंसे हुए थे, और सबसे भयानक, उसका हाथ उसके पेट पर था। पेट में हल्की सी हलचल दिखाई दे रही थी, जैसे कोई भीतर से दीवारों को ठोक रहा हो। विद्या ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। चेहरे पर एक अमानवीय मुस्कान फैल गई। उसकी फटी फटी आवाज गूंजी, ये बच्चा अब तुम्हारा नहीं है अमर, ये मसाना है। अमर पीछे हटते हुए कांप उठा। उसके हाथ से दिया गिरकर बुझ गया। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। बस एक चीज बाकी थी, विद्या की आंखों की भयावह चमक और उसके पेट से आती हल्की गूंजती हुई हंसी। तो दोस्तों, ये थी आज की खौफनाक दास्तान। उम्मीद है आपको कहानी सुनकर मज़ा भी आया होगा और थोड़ा डर भी लगा होगा।
अगर सच में पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। आपका सपोर्ट ही हमें ताकत देता है ऐसी और डरावनी कहानियां लाने की। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताना कहानी का वो कौन सा पल था जिसने आपकी रूह तक हिला दी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए याद रखो, अंधेरे में हर परछाई तुम्हारी अपनी नहीं होती। मैं हूं कालदेव, ले रहा हूं आज के लिए विदा।